let's discuss dispersion of white light by a glass prism. ये हम प्रैक्टिकली करके देख सकते हैं। ग्लास प्रिज्म जो है हमें मिल जाता है स्टेशनरी शॉप पर, और व्हाइट लाइट का डिस्पर्शन कैसे होता है। और प्रिज्म भी जरूरी नहीं है, कोई भी ऐसा ट्रांसपेरेंट मीडियम जिसमें दो नॉन पैरेलल सरफेस हो, तो उससे हम स्पेक्ट्रम फॉर्म कर सकते हैं। जैसे प्लास्टिक के स्केल से भी सनलाइट को पर्टिकुलर एंगल पर डालकर उससे स्पेक्ट्रम बनाया जा सकता है। You must have seen and appreciated the spectacular colors in a rainbow. तो जैसे सतरंगा रेनबो में दिखता है वैसे ही प्रिज्म से भी दिखता है। How could the white light of the sun give us various colors of the rainbow? और अगर कोई ज्वेलरी में कोई वो हीरा या वैसे ही कोई इमिटेशन ज्वेलरी में कुछ प्रॉपर कटिंग के साथ कोई नग लगा हुआ है, तो उससे भी जो लाइट उससे पास करके उससे भी तुम डिस्पर्शन देख सकते हो। Before we take up this question, we shall first go back to the refraction of light through a prism. The inclined refracting surfaces of a glass prism show exciting phenomena. Let us find it out through an activity. तो ये एक्टिविटी तुम कर सकते हो। कार्डबोर्ड की शीट लो, उसमें छोटा सा छेद करो, बीच में सनलाइट को उस पर डालो, नैरो बीम मिल जाएगी व्हाइट लाइट की। अब एक ग्लास प्रिज्म लो और उस पर इस लाइट को डालो और प्रिज्म को थोड़ा सा घुमाओ जब तक कि इससे बाहर आने वाली लाइट में तुम्हें कलर्स दिखाई ना दे। तो तुम्हें ब्यूटीफुल बैंड ऑफ कलर्स मिलेगा, जिसमें रेड ऊपर होगा, वॉयलेट नीचे होगा, यानी विबग्योर के रिवर्स ऑर्डर में ये मिलेगा। द प्रिज्म हैज प्रोबेबली स्प्लिट द इंसिडेंट व्हाइट लाइट इनटू अ बैंड ऑफ कलर्स। और ये जो स्प्लिटिंग है, इसी को हम बोलते हैं फिनोमेना ऑफ डिस्पर्शन। तो ये कहलाती है विक्षेपण की घटना। हिंदी में क्या बोलते हैं? विक्षेपण या वर्ण विक्षेपण। कलरफुल डिस्प्ले हमें मिलता है। नोट द कलर्स दैट अपीयर एट द टू एंड्स ऑफ द कलर बैंड। व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ कलर्स दैट यू सी ऑन द स्क्रीन? तो सीक्वेंस नोट कर सकते हो। द वेरियस कलर्स सीन आर वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, एज शोन इन फिगर 11.5। इसके लिए एक्रोनिम हम बनाते हैं विबग्योर। विल हेल्प यू टू रिमेंबर द सीक्वेंस ऑफ कलर्स। तो इसमें तुम लिंक करोगे आगे चीजों को। वॉयलेट की फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट होती है, रेड की फ्रीक्वेंसी लोएस्ट होती है। वॉयलेट की वेवलेंथ लोएस्ट होती है, रेड की वेवलेंथ हाईएस्ट होती है। यानी नीचे से ऊपर जाऊंगा वॉयलेट टू रेड, तो वेवलेंथ बढ़ेगी, फ्रीक्वेंसी घटेगी। The band of the colored components of a light beam is called its spectrum. तो स्पेक्ट्रम की डेफिनेशन तुम मार्क कर सकते हो। Band of the colored components of light beam is called its spectrum. You might not be able to see all the colors separately. Continuation में सारे colors रहेंगे, एक में दूसरा mix होता हुआ। Yet something makes each color distinct from the other. The splitting of light into its component colors is called dispersion. तो ये डिस्पर्शन की डेफिनेशन यहाँ पर आ गई, इसको भी तुम मार्क कर सकते हो। You have seen that white light is dispersed into its 7 color component by a prism. अगर व्हाइट लाइट ना हो पर एक से ज्यादा कलर उसमें हो तो वो व्हाइट नहीं दिखती, तो जिस भी कलर की दिखेगी, अगर कंस्टिट्यूएंट बेसिक कलर्स में मौजूद हैं, तो प्रिज्म में से जब हम गुजारेंगे उस लाइट को, चाहे वो कलरफुल लाइट है, अगर वो कलर भी कुछ और कंस्टिट्यूएंट कलर से मिलकर बनाए तो वो स्प्लिट हो जाएगा। Why do we get these colors? ऐसा क्यों हुआ स्प्लिटिंग? तो तुम में से कौन बताएगा, बताओ ये स्प्लिटिंग क्यों हुई? क्या सोचते हो तुम? क्या लगता है तुमको? क्या सभी कलर वैक्यूम या एयर में सेम स्पीड से चलते हैं? आंसर इज यस। all the colors, all the EM waves, all इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जितनी भी तरह की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, वो सब की सब वैक्यूम में या एयर में ट्रेवल विद सेम स्पीड। तो जब बात हो रही है एयर की या वैक्यूम की, तब तो ये सबकी सब सेम स्पीड से चलती हैं। और जैसे ही हम बात करते हैं
कांच की या पानी की, तो डिफरेंट कलर्स की स्पीड डिफरेंट हो जाती है एंड इट डिपेंड्स ऑन ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ द मीडियम। ये ऑप्टिकल डेंसिटी पर डिपेंड करता है। बट इन ग्लास और वाटर, different waves move with different speed। कौन तेज चलेगा, लाल या नीला? लाल नीले से तेज चलता है। जो तेज चलेगा वो अलग अमाउंट से मुड़ेगा, जो धीरे चलेगा अलग अमाउंट से मुड़ेगा। यानी एंगल ऑफ डेविएशन तुमने कैलकुलेट किया था लास्ट डेरिवेशन में, एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा था आई प्लस ई माइनस ए, ऐसा कुछ था एंगल ऑफ डेविएशन। तो स्मॉल एंगल प्रिज्म की अगर हम बात करते थे तो ये डेल्टा डेल्टा एम जो भी था वो था ए टाइम्स म्यू माइनस वन। तो देखा जाए तो एंगल ऑफ डेविएशन किस पर डिपेंड कर रहा है, म्यू पर, और म्यू पर ये ई डिपेंड करेगा। आई होने पर ई कितना होगा म्यू पर डिपेंड करेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर। और म्यू किस पर डिपेंड करता है, म्यू प्रोपोर्शनल वन अपॉन लैम्डा, म्यू लैम्डा पर डिपेंड करता है। और डिफरेंट कलर हैज डिफरेंट वेवलेंथ, ऐसा है। तो ऐसे सिचुएशन में अलग अलग कलर अलग अलग अमाउंट से बैंड होंगे। जब अलग अलग कलर अलग अलग अमाउंट से बैंड होंगे तो सेपरेट हो जाएंगे, और यही कारण है डिस्पर्शन होने का, कि डिफरेंट कलर्स गेट बैंड बाय डिफरेंट अमाउंट। Different colors of light bend through different angles with respect to the incident ray as they pass through a prism. The red light bends the least, यही कारण है कि वो सबसे कम बैंड होकर टॉप पर है, while the violet the most, इसलिए वो सबसे ज्यादा बैंड होकर बॉटम पर है। Thus the rays of each color emerge along different paths and thus become distinct, इसलिए अलग अलग हो जाते हैं। It is the band of distinct colors that we see in a spectrum। स्पेक्ट्रम में हमें यही दिखाई दे रहा है। न्यूटन ने एक्सपेरिमेंटेशन किया था। आइजैक न्यूटन वाज द फर्स्ट टू यूज ए ग्लास प्रिज्म टू ऑब्टेन द स्पेक्ट्रम ऑफ सनलाइट। और फिर रिवर्स एक्सपेरिमेंट करके उसने वेरीफाई किया था। तुम भी कर सकते हो, किसी चक्री पर 7 कलर सीक्वेंस में 7 पार्ट में डिवाइड करके कलरिंग कर देते हो उसमें, तुम फिर चक्री को घुमाते हो तो तुम्हें व्हाइट दिखाई देता है। He tried to split the colors of the spectrum of white light further by using another similar prism. However, he could not get any more colors, 7 से ज्यादा नहीं मिल पाए। He then placed a second identical prism in an inverted position, उल्टा करके लगाया उसने, यहाँ तुम देख रहे हो फिगर में, with respect to the first prism। ऐसा करने से क्या हुआ, पहले प्रिज्म ने लाइट को डिस्पर्स किया, दूसरे प्रिज्म ने डिस्पर्स लाइट को अपोजिट डायरेक्शन में बैंड करके वापस समेट कर व्हाइट लाइट बना दिया, जो कि इंसिडेंट लाइट के पैरेलल गई। तो इसको कहते हैं रिकॉम्बिनेशन ऑफ द स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट। तो यहां पर लेटरल डेविएशन तो मिलेगा, इंसिडेंट लाइट एंड इमर्जेंट लाइट रे, दीज आर पैरेलल टू ईच अदर, पर वो एक लाइन में नहीं होंगी, थोड़ा सा डेविएटेड होंगी। लेटरल डेविएशन जैसे कि ग्लास स्लैब में हमको मिला था, लेटरल डेविएशन हमने कैलकुलेट भी किया था, पर डिस्पर्शन नहीं मिल रहा है, तो इसको हम कहते हैं डेविएशन विदाउट डिस्पर्शन। और इसका उल्टा भी पॉसिबल है, डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन फॉर द मीन रे, येलो कलर की लाइट डेविएट ना हो, तो वो अभी हायर लेवल पर तुम उसको पढ़ोगे। सो सेंटेंस यहां चल रहा है, दिस allowed all the colors of the spectrum to pass through the second prism. He found a beam of white light emerging from the other side of the second prism. This observation gave Newton the idea that the sunlight is made up of 7 colors। इसी से पता चला कि 7 रंगों को मिलाकर बनी है सनलाइट। Any light that gives a spectrum similar to that of sunlight
इज ऑफन रेफर्ड टू एज व्हाइट लाइट, तो उसको हम क्या बोलेंगे, नाम देंगे व्हाइट लाइट। रेनबो इज ए न्यूट्रल स्पेक्ट्रम appearing in the sorry natural spectrum, तो रेनबो इसी का एग्जांपल है, नेचुरल स्पेक्ट्रम appearing in the sky after a rain shower, it is caused by dispersion of sunlight। तुमसे पूछे रेनबो का कारण क्या है, सो रेनबो का कारण है dispersion of sunlight by tiny water droplets, ये रेनबो फॉर्मेशन का कारण है। अब रेनबो भी एक से अधिक हो सकते हैं, तुम अगर ध्यान से देख पा रहे हो इस डायग्राम में तुम्हें कितने रेनबो दिखाई दे रहे हैं, एक या दो या ज्यादा? किताब भी है शायद तुम्हारे पास, शायद बुक बुक भी है ना तुम्हारे पास? बुक में दिख रहा है डायग्राम तुमको ऐसा कलरफुल? डायग्राम दिख रहा है ना बुक? बुक में डायग्राम दिख रहा है? ध्यान से देखो, ये यहाँ पे कुछ दिख रहा है तुम्हें कलरफुल? देखो तुम्हारी आई की सेंसिटिविटी चेक करो, आईज तुम्हारी सेंसिटिविटी, कलर ब्लाइंडनेस है कि नहीं है ये पता चल जाएगा। नींद नींद खुली है कि नहीं पता चल जाएगा। बहुत हल्का है, उसमें कलर का सीक्वेंस क्या दिख रहा है? उसमें ऊपर कौन सा कलर है, नीचे कौन सा कलर है? हाँ, इसमें कलर्स का सीक्वेंस उल्टा है, दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी रेनबो। यहाँ इसमें क्लियर नहीं है, और तुम नेट पे डालोगे तो तुम्हें मिल जाएगा, रेनबो इमेजेस करके डालो गूगल पे, तो तुम्हें इमेजेस मिलेंगे जिसमें एक के ऊपर एक रेनबो दिखेंगे, और इससे ऊपर भी और भी बोज हो सकते हैं, उनको स्पूरियस बोज बोलते हैं। नीचे वाले को बोलते हैं प्राइमरी, इसमें कलर्स डार्क होते हैं, ऊपर वाले को बोलते हैं सेकेंडरी, इसमें कलर्स की इंटेंसिटी कम हो जाती है, क्योंकि एक रिफ्लेक्शन और एक रिफ्रैक्शन एक्स्ट्रा, एक रिफ्लेक्शन एक्स्ट्रा होता है अंदर, उसकी वजह से लाइट एब्जॉर्ब हो जाती है। रेनबो इज ऑलवेज फॉर्म्ड इन ए डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ सन। अभी सुबह सुबह का समय है, सूरज चमकना शुरू हुआ है, रेनबो तुम्हें किधर दिखाई देगा, पूरब में कि पश्चिम में? पश्चिम में दिखाई देगा, ऑब्जर्वर सन की तरफ पीट करके खड़ा होगा, तो है ना, अपोजिट टू दैट ऑफ सन। और शाम के समय किधर दिखाई देगा, ईस्ट में, पूरब में। वाटर ड्रॉपलेट्स एक्ट लाइक स्मॉल प्रिज्म, दे रिफ्रेक्ट एंड डिस्पर्स द इंसिडेंट सनलाइट। पहले रिफ्रैक्शन होगा, और रिफ्रैक्शन की वजह से फिनोमिना होगा डिस्पर्शन, जिसको बोलेंगे स्प्लिटिंग। देन रिफ्लेक्ट इट इंटरनली, ये यहाँ पे बताया है, पहली बार रिफ्रैक्ट हुई रे ड्रॉप में देखो, फिर रिफ्लेक्ट हुई यहां से, इंटरनली रिफ्लेक्ट हुई, और ये फिर से रिफ्रैक्ट हुई, तो तीन फिनोमिना हो रहे हैं, रिफ्रैक्शन इस पॉइंट पर, इंटरनल रिफ्लेक्शन इस पॉइंट पर, देन अगेन रिफ्रैक्शन, और साइमल्टेनियसली जो फिनोमिना हो रहा है वो डिस्पर्शन है। Finally refract it again, then it comes out of the raindrop. Due to the dispersion of light and internal reflection, different colors reach the observer's eye. Observer की आंख तक different colors पहुंचेंगे। You can also see a rainbow on a sunny day, है ना? जब धूप निकले तब भी तुम रेनबो देख सकते हो, when you look at the sky through a waterfall और थ्रू ए वाटर फाउंटेन। और आर्टिफिशियली तुम्हें बनाना है तो स्प्रेयर ले जाओ छत पर, और छत पर स्प्रेयर से स्प्रे कर दो, एटोमाइजर भी बोलते हैं, स्प्रेयर भी बोलते हैं, वही जो हेयर ड्रेसर जब तुम कटिंग कराने जाते हो नाई इस्तेमाल करता है तुम्हारे बालों में पानी छिड़कने के लिए, विद द सन बिहाइंड यू, तो उससे तुम आर्टिफिशियल रेनबो फॉर्म कर सकते हो छत पे जाके। तो ये हमने रेनबो के बारे में पढ़ा। रेनबो देखने के लिए जरूरी शर्त क्या है? जरूरी शर्त है एटमॉस्फेयर में वाटर ड्रॉपलेट्स होनी चाहिए, यानी बारिश हुई हो, और सन की तरफ पीट करके खड़े हो गए तो रेनबो दिखाई दे सकता है तुमको। प्राइमरी रेनबो अराउंड 42 डिग्री के आसपास एंगल पे दिखता है हॉरिजॉन्टल से, और सेकेंडरी रेनबो अराउंड 52 के आसपास एंगल पर दिखता है। प्राइमरी रेनबो में कलर्स का सीक्वेंस वही होता है जो कि प्रिज्म में होता है, जैसे तुमने देखा, रेड टू वॉयलेट, जबकि सेकेंडरी रेनबो में उल्टा हो जाता है, वॉयलेट टू रेड। रेनबो का जो शेप होता है वो सेमी सर्कुलर होता है, पर अगर हवाई जहाज में ऊपर जाकर देखा जाए या ऊंचे पहाड़ से देखा जाए तो पूरा सर्कल भी दिखेगा रेनबो, और पूरा सर्कल दिखने का कारण है रेन ड्रॉप की जो स्पायरिकल सिमेट्री है, उसकी वजह से सर्कुलर सिमेट्री आ जाती है रेनबो के फॉर्मेशन में।
तो ये हमने रेनबो के बारे में पढ़ा। अब बात करते हैं आर्टिकल 11.5 एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। इसकी वजह से कौन कौन से फिनोमिना होते हैं। You might have observed the apparent random wavering or flickering of objects seen through a turbulent stream of hot air rising above a fire or a radiator। क्या तुमने महसूस करके देखा है कभी पानी उबल रहा हो उसमें से भाप निकल रही हो तो भाप के थ्रू पीछे का बैकग्राउंड अगर तुम देखते हो तो वो हिलता हुआ नजर आता है, या कहीं आग जल रही होती है, बहुत बड़ी आग जल रही होती है, हवन हो रहा होता है, या बहुत बड़ी आग कहीं जल रही है तो उसके पीछे जो बैकग्राउंड है वो फ्लिकर फ्लिकर करता है, हिलता हुआ सा नजर आता है। इसका रीजन है द एयर जस्ट अबोव द फायर बिकम्स हॉटर, गर्म होती है, देन द एयर फर्दर अप, ऊपर वाली एयर से, और हॉट गर्म होकर वो फैल जाती है। हॉटर एयर इज लाइटर, लेस डेंस, ऑप्टिकल डेंसिटी कम हो जाती है देन द कूलर एयर अबोव इट एंड हैज अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्लाइटली लेस देन दैट ऑफ द कूलर एयर। Since the physical conditions of the refracting medium air are not stationary, लगातार बदल रही है ये स्थितियां, the apparent position of the object as seen through the hot air fluctuates, उसकी वजह से वो हिलता हुआ सा दिखता है। This wavering is thus an effect of atmospheric refraction। तो इसकी वजह ये किसकी वजह से, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय द अर्थ एटमॉस्फेयर, ऐसा हम कह सकते हैं। ऑन ए स्मॉल स्केल इन आवर लोकल एनवायरमेंट ऐसा होता है। द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, उसकी बात करें, इज ए सिमिलर फिनोमेना, वो भी इसी के कारण है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से। ऑन ए मच लार्जर स्केल, लेट अस सी हाउ वी कैन एक्सप्लेन इट। तो क्या तुम बता सकते हो तारे क्यों टिमटिमाते हैं, और क्या तुम्हें पता है ग्रह नहीं टिमटिमाते या सैटेलाइट नहीं टिमटिमाता, तो क्यों टिमटिमाते हैं तारे। ऑब्स्ट्रक्शन कहाँ से आ गया, कुछ भी नहीं, आसमान में तो ऑब्स्ट्रक्शन क्या, चील कौवे आ जाते हैं, ऑब्स्ट्रक्शन कहाँ से आ गया, ऑब्स्ट्रक्शन कहाँ से आ गया, ऑब्स्ट्रक्शन तो कोई है ही नहीं। There is no obstruction at all. It is simply because of atmospheric refraction। हवा की लेयर्स की पोजीशन लगातार बदल रही है, कभी वो रोशनी हमारी आंख तक पहुंच पाती है, कभी नहीं पहुंच पाती, इसलिए टिमटिमाने वाला इफेक्ट आता है। जबकि ग्रह हैं या सैटेलाइट है, उनसे आने वाली रोशनी अमाउंट में ज्यादा है क्योंकि वो पास में है, तो उनसे रोशनी हम तक पहुंच ही जाती है, अमाउंट में ज्यादा होने की वजह से कोई ना कोई रे पहुंचती पहुंचती है, इसलिए वो टिमटिमाते नहीं है। तारों से कभी रोशनी आना बंद हो जाएगी, फिर आएगी, फिर बंद हो जाएगी, इसलिए ट्विंकलिंग इफेक्ट आता है, क्योंकि रोशनी शिफ्ट हो जाएगी, बहुत कम रोशनी आ रही है तारों से। द ट्विंकलिंग ऑफ ए स्टार इज ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ स्टारलाइट। स्टारलाइट यानी तारे से आने वाली रोशनी, ऑन एंटरिंग, क्या सूरज एक तारा है। The starlight on entering the Earth's atmosphere undergoes refraction continuously before it reaches the Earth. The atmospheric refraction occurs in a medium of gradually changing refractive index, डेंसिटी के साथ चेंज हो रहा है। सिंस द एटमॉस्फेयर बेंड्स स्टारलाइट टुवर्ड्स द नॉर्मल, रे आ रही है फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम, तो टुवर्ड्स द नॉर्मल मुड़ेगी। द अपरेंट पोजीशन ऑफ द स्टार इज स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम इट्स एक्चुअल पोजीशन। ये जैसे ये डायग्राम बनाकर दिखाया, स्टार यहाँ के बजाय यहाँ दिखाई देगा, क्योंकि हमें लगता है लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन, सीधी रेखा में चलती है, तो हमें ऐसा लगेगा। The star appears slightly higher than its actual position when viewed near the horizon. Further, this apparent position of the star is not stationary, बदलती रहेगी, but keeps on changing slightly since the physical conditions of Earth's atmosphere are not stationary, as was the case in the previous paragraph जो हमने समझा। Since the stars are very distant, बहुत दूर हैं, they approximate point-sized sources of light. As the path of rays of light coming from the star goes on varying slightly, इनका पथ बदलता रहेगा रास्ता, the apparent position of the star fluctuates and the amount of starlight entering the eye flickers, इसी को कहते हैं twinkling effect। The star sometimes appears brighter and some other time fainter। कभी तो ब्राइट तेज चमकता हुआ दिखेगा, कभी धुंधला।
विच इज द ट्विंकलिंग इफेक्ट। व्हाई डोंट द प्लैनेट्स ट्विंकल, वो क्यों नहीं ट्विंकल करते? द प्लैनेट्स आर, उनकी लाइट भी तो एटमॉस्फेयर को पार करके हम तक पहुंच रही है। द प्लैनेट्स आर मच क्लोजर टू द अर्थ एंड आर thus seen as extended sources, वो पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं है, वो एक्सटेंडेड सोर्सेज है। If we consider a planet as a collection of large number of point-sized sources of light, the total variation in the amount of light entering our eye from all the individual point-sized sources will average out to zero. Average करेंगे तो वो इफेक्ट खत्म हो जाता है, thereby nullifying the twinkling effect. क्योंकि कुछ ना कुछ रोशनी हमेशा हमारी आंख तक पहुंचती है, इतनी सारे लाइट बीम वहां से आ रही, लाइट रेज। क्या इस आर्टिकल के बारे में कुछ सुना है तुमने? एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट, कुछ जानते हो? सूर्योदय और सूर्यास्त से कुछ समय पहले सूर्य सूर्य दिखना शुरू हो जाता है और सूर्यास्त के कुछ समय बाद तक दिखता रहता है, क्यों और कैसे? इट इज बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ये सब हम एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की, और उसमें आधे डिग्री और 2 मिनट का अंतर आता है। ये 2 मिनट टाइम कहां से आया जो तुम यहाँ लिखा हुआ देख रहे हो, एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट? द सन इज विजिबल टू अस अबाउट 2 मिनट्स बिफोर द एक्चुअल सनराइज। एक्चुअल हॉरिजन से ऊपर आने से, ये हॉरिजन है, यहाँ तुम देख रहे हो लाइन, ये हॉरिजन है। सन अभी हॉरिजन से नीचे है, पर ऑब्जर्वर को वो दिखेगा यहाँ पर हॉरिजन से ऊपर। अपरेंट पोजीशन मतलब आभासी स्थिति, तो यहाँ होगा तो यहाँ दिखेगा ऊपर, तो नीचे है पर पहले ऊपर दिखा तो रोशनी हम तक पहुंच रही। तो 2 मिनट सुबह एक्स्ट्रा लाइट मिलती है और 2 मिनट शाम को एक्स्ट्रा लाइट मिलती है। तो ये जो 2 मिनट आ रहा है, ये डेटा आ कहां से रहा है उसको समझते हैं। इसके लिए हमें पता होना चाहिए आधे डिग्री का अंतर आता है। सूरज अगर आधा डिग्री नीचे होता है तो हमें आधा डिग्री ऊपर दिखता है, यानी टोटल आधे डिग्री का अंतर आता है। तो तुम्हें पता है पृथ्वी को पूरा एक चक्कर लगाने में कितने डिग्री से घूमना है? कितने डिग्री से घूमते हैं एक चक्कर में? 360 डिग्री से घूमने में कितना समय लग रहा है अर्थ को? 24 घंटे, 24 आवर, रफली 24 आवर। तो इतना टाइम लग रहा है 360 डिग्री से घूमने में। तो आधा डिग्री से घूम 1 डिग्री से घूमने में कितना समय लगेगा? आधा डिग्री सुबह, आधा डिग्री शाम। 1 डिग्री से घूमने में लगेगा 24 घंटे। 24 घंटे को मैं मिनट में बदल दूं इंटू 60, तो ये तो मिनट हो गया और नीचे आ गया 360। ये कैंसिल हुआ, 0 से 0, 6 6 जा 36, और अब मुझे मिलता है 3 8 जा 24। 3 8 जा होता है ना 24। 1 डिग्री है तो 8 मिनट, और आधा डिग्री है तो आधा डिग्री होगा तो 4 मिनट। अब गड़बड़ क्या हुई है इसमें? 8 मिनट आ रहा है, 4 मिनट आ रहा है, क्या कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है? क्योंकि वहां तो 2 आ रहा है। 2 मिनट बिफोर द एक्चुअल सनराइज एंड अबाउट 2 मिनट्स आफ्टर द एक्चुअल सनसेट। टोटल 4 मिनट का डिफरेंस आ रहा है, टोटल 4 मिनट का डिफरेंस। 4 मिनट एक्स्ट्रा सनलाइट हमको मिल रही है, क्योंकि टोटल जो है आधे डिग्री का डिफरेंस आता है, तो 4 मिनट हमें एक्स्ट्रा सनलाइट मिलती है। ठीक है, इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं। तो 2 मिनट सुबह और 2 मिनट शाम को। By actual sunrise we mean the actual crossing of the horizon by the sun। horizon से ऊपर जाएगा तो हम मानेंगे सनराइज। The time difference between actual sunset and apparent sunset is about 2 minutes। The apparent flattening of the sun's disk at sunrise and sunset is also due to the same phenomena। और इसी की वजह से थोड़ा सा चपटा भी दिखता है सूरज सनराइज और सनसेट के वक्त। सूरज की जो बॉल है वो थोड़ी सी चपटी दिखती है, ऊपर से नीचे से दबी हुई ओवल शेप दिखती है एट द टाइम ऑफ सनराइज एंड सनसेट, अगेन बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो इस चीज को तुम ऑब्जर्व करो,
सूरज उगने से पहले उठो, सूर्योदय देखो, शाम को सूर्यास्त देखो और ऑब्जर्व करके हमेशा हमेशा के लिए इसको अपने जीवन में याद रखो कि ये कैसे होता है, वो याद रह जाएगा तुमको। नेक्स्ट आर्टिकल हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि कल तो तुम्हें आना नहीं है।